निहारिका में धूल कण और गैसें होती हैं। निहारिका के अंदर की धूल कण और गैसें जब बिल्कुल पास पास हो जाती हैं, सघन हो जाती हैं और आपस में जलने लगती हैं, ठीक है, जब आग पकड़ लेगा समझो कि जब गैस एकदम पास पास में आ जाएगा तो वह क्या बन जाता है, तारा बन जाता है, ठीक। और उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन होती है, उसके बाद हीलियम होती है, फिर ऐसे बहुत सारी गैसें होती हैं, समझ गई। तो इस तरीके से क्या होता है, तारों का जन्म होता है। तो तारों का जन्म किससे होता है, निहारिकाओं से होता है, नेबुला से, निहारिका से। बात समझ रहे हो नहीं। तो निहारिकाएं क्या हैं, तारों की जननी हैं, ठीक। और सिर्फ तारों की जननी नहीं, निहारिकाओं को ब्रह्मांड की जननी माना जाता है। ये पूरा ब्रह्मांड, मतलब फिर से कोई सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह ये सब बन रहे हैं, इसका कारण क्या है, निहारिकाएं ही हैं, है ना, ये चीज़। तो देखिए सौरमंडल में क्या है, बाकी सारी चीज़ें, हम सूर्य कैसे बना क्या हुआ देखते हैं। अब ये हो गया सूर्य, क्या हो गया, सूर्य, सन। हमारे सौरमंडल का मुखिया कौन है, सूर्य है। सूर्य है और सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं 8 ग्रह। कौन कौन से, 8 ग्रह। कौन कौन से ग्रह हैं, तो ये है आपका बुध, ये है शुक्र, वेनस, इसको मरकरी बोलते हैं, इसको वेनस बोलते हैं, ठीक। ये है आपका क्या, पृथ्वी, ये है आपका मंगल, ठीक। फिर ये क्या है, बृहस्पति। थोड़ा बढ़िया बनाते हैं इसको, हाँ बिल्कुल ही अंडा बन गया। बृहस्पति, उसके बाद क्या है, शनि, ठीक। ज़्यादा बड़ा बड़ा बना दिए थे क्या, ठीक। उसके बाद क्या है, अरुण, और उसके बाद क्या है यहाँ पे, वरुण, ठीक। लास्ट में सबसे वरुण। बात समझ आ रही। अब बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास है। बुध ग्रह क्या है, सूर्य के, पहले कुछ सबके बारे में पहले क्या करेंगे, छोटी छोटी जानकारियाँ हम लोग लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद और डिटेल हम लोग लिखेंगे, ठीक ना। देखो अब इसमें जो जानकारी है, ठीक ना, इसमें कुछ जानकारी हम लोग समझ लेते हैं। ये जो चारों ग्रह हैं, ठीक ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये बीच में क्या है, मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉयड्स हैं। बात समझ आ रही है। इनकी संख्या लगभग 45,000 के आसपास है, ठीक है। और इसमें जो सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है उसका नाम है फोरवेस्टा। फोरवेस्टा। एस्टेरॉयड क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या है, ये सब मंगल और बृहस्पति के बीच एक पेटी में स्थित हैं, ठीक ना। एक पेटी में बड़े बड़े पिंड हैं, चट्टान हैं समझ लो, जो ये क्या करते हैं, उसी में अपना जो है कि ये भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ये निर्मित क्यों हुए, इनके निर्मित होने का कारण क्या है, क्यों ये पेटी बन गई। तो देखिए हम ये जानते हैं कि जब हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ, ठीक है, तो विस्फोट होने के बाद अलग अलग ग्रह बने। जो ठोस ग्रह बने, ठोस मतलब जो जिनका घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है, जो चट्टानी हैं, जिनकी धरातल क्या है, ठोस है, वो तो बन गए बड़े बड़े। अब बृहस्पति क्या है, पूरा गैस से बना हुआ है। तो मंगल ठोस चट्टानी सतह वाला ग्रह है, और बृहस्पति क्या है, गैसों वाला ग्रह है। लेकिन भाई गुरुत्वाकर्षण तो दोनों में है। तो कुछ चट्टानें क्या हुई कि इन दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बीच में ही अटक गई। तो
तो यह पूरी क्षुद्र ग्रहों की क्या बन गया, एस्टेरॉयड बेल्ट बन गया, क्षुद्र ग्रहों की पेटी बन गई ये पूरा। ठीक, ये बहुत दूर है एक दूसरे से, क्या है ये दोनों से बहुत दूरी पर स्थित है। ठीक ना। बुध क्या है, बुध में पहला पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि सबसे छोटा है, सबसे छोटा, हाँ सूर्य से सबसे नज़दीक, और 8 ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। ठीक, दूसरा पॉइंट इसमें क्या हम लिख सकते हैं कि जितनी इसके दिन बुध ग्रह पर दिन क्या होता है, बहुत गर्म होता है। बुध ग्रह पर क्या होता है, दिन गर्म, तो रातें उतनी ही क्या होती हैं, बर्फीली होती हैं, बहुत ठंडी। दिन जितना गर्म होता है, रात यहाँ उतनी ही क्या होती है, ठंडी होती है, बहुत ठंडी होती है। बात समझ में आ रहा है। ठीक, ये क्या करता है, 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। कितने दिन में, 88 दिन में, हाँ सूर्य का एक चक्कर लगाता है। सभी ग्रह क्या कर रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। बोलिए, सभी ग्रह ऐसे सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं ना, अपनी अपनी कक्षाओं में। एक दूसरे की कक्षा को कोई नहीं काटता है। ठीक है, एक दूसरे की कक्षा को क्या करता है, कोई नहीं काटता है। ठीक, सभी ग्रह ऐसे ऐसे अपनी अपनी दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये समझना है, कैसी किस प्रकार की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार, इलिप्टिकल। इसका अर्थ ये है कि सूर्य पूरी तरीके से बीच में नहीं है और कोई इसका चक्कर पूरी तरीके से ऐसे नहीं लगा रहा है। दीर्घ वृत्ताकार का मतलब सूर्य एक साइड में, यहाँ पे सूर्य है, और अगर ये पृथ्वी है, अर्थ है, तो इस तरीके से सूर्य का चक्कर लगा रही है। ठीक, तो ये जो अर्थ है इसकी दूरी क्या है, बहुत ज़्यादा है ना, और यहाँ सूर्य के पास में आ जा रही है। बात समझ आ रही है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं अपसौर। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है तो ये क्या होता है, पृथ्वी है तो ये क्या होता है, अपसौर। और जब पास में होती तो इसको क्या बोलते हैं, उपसौर। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेरीहिलियन। और ये क्या होता है, अपहेलियन। बात समझ आ रही है। हमारे यहाँ जो पृथ्वी होती है वो सबसे क्या होती है, ठंडी के दिनों में। हमारे यहाँ ठंडी के दिनों में क्या कंडीशन होती है, जैसे कि हमारे यहाँ जब जाड़ा का मौसम होता है, ठीक है, जनवरी में, दिसंबर में, तो उस समय पृथ्वी क्या होती है, सूर्य के सबसे पास होती है। बात समझ आ रही। तो यह कंडीशन आती है 3 जनवरी को। तो याद रख लीजिएगा कि 3 जनवरी को पृथ्वी कहाँ आ जाती है, यहाँ आ जाती है। ठीक ना, पृथ्वी यहाँ आ जाती है। 3 जनवरी को अपसौर उपसौर वाली स्थिति होती है। 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति होती है और पृथ्वी सूर्य के पास में होती है। ठीक, और फिर क्या होता है, 4 जुलाई को क्या कंडीशन होती है, 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से दूर होती है। बात समझ आया। ठीक है, ये बात बोलिए।
इसमें एक चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी कि जब पृथ्वी सूर्य के पास में है तो उस दौरान हमारे यहाँ ठंडी क्यों पड़ती है, और जब दूर है तो उस टाइम ठंडी होनी चाहिए, धूप प्रकाश कम आ रहा होगा तो हो सकता है कि उस टाइम जो है ठंडी पड़नी चाहिए तो गर्मी पड़ती है। इसका कारण है पृथ्वी का अपनी अक्ष पर झुकाव। 23.5 डिग्री झुकी है ना पृथ्वी, ठीक है। इसका कारण क्या है, वही है। देखिए कैसे, जब पृथ्वी की कुल 4 कंडीशंस होती हैं, ठीक है। कितनी कंडीशन होती हैं, 4। जैसे एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं, ठीक ठीक ना। ये ऐसे है, ये हो गया सूर्य, मान लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ पे बना लिया, ठीक। बातें समझ में आ रही कि नहीं। और ये क्या है, पृथ्वी की कक्षा है, ठीक है। ऐसे कुल पृथ्वी की 4 कंडीशंस हैं। कितनी कंडीशन है, 4, ठीक। बात समझ में आ रही है। अब होता ये है कि यहाँ पर, ठीक, ऐसे, ठीक, ऐसे, और ये फिर ऐसे, बात समझ में आ रही है, कुछ ऐसे, ठीक ना। ये 4 कंडीशंस हैं किसकी, पृथ्वी की, सूर्य का चक्कर लगाते समय। तो ये जो कंडीशन होती है, ये है आपका उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। ये है क्या, उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। बात समझ में आई। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण जब यह चक्कर लगाती है तो कई प्रकार से इसके दोनों जो गोलार्ध हैं वो सूर्य के सामने अलग अलग स्थिति में सामने आते हैं। जैसे सूर्य तो भाई स्थिर है, रुका हुआ है, हालांकि सूर्य सिर्फ अपनी कक्षा पे घूम रहा है। सूर्य भी अपनी कक्षा पे क्या करता है, घूमता है। वो भी अपनी धुरी पे क्या कर रहा है, सूर्य भी घूम रहा है, बताएंगे भी। लेकिन केंद्र में तो स्थिर है ना। तो पृथ्वी उसका चक्कर लगाते थे। जैसे मान लो ये क्या है, स्थिर है। अब कोई चीज़ घूमते 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 क्या कर रहा है, इसके चारों ओर अपनी उस कक्षा में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो जो ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन, तो जो ऋतु परिवर्तन होता है या जो हमारे यहाँ सीजन्स आते हैं वो पृथ्वी की, अच्छा देखिए, पृथ्वी की 2 गतियां हैं। एक है परिक्रमण और दूसरी गति क्या है, परिभ्रमण। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, परिक्रमण के कारण होता है कि परिभ्रमण के कारण होता है। कंडीशन है यहाँ पर हमें जो उत्तरी गोलार्ध दिख रहा है ये सूर्य के ठीक सामने नहीं दिख रहा है। सूर्य के ठीक सामने है, सूर्य के ठीक सामने कौन सा गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है। तो जब हम लोग के यहाँ उत्तरी गोलार्ध में बहुत भीषण ठंडी पड़ती, सूर्य का प्रकाश और गर्मी आ नहीं रही है उतना, तो हम लोग के यहाँ क्या पड़ने लगता है, ठंडी पड़ने लगती है। उसी दौरान जब उत्तरी गोलार्ध में ठंडी होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, गर्मी होती है। तो यहाँ ठंडी, जब हम लोग यहाँ ठंडी पड़ती है तो पेपर वगैरह में, न्यूज़ वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा क्या लिखता है कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भीषण आग लगी है, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। वहाँ ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में क्या लग जाता है, आग लग जाती है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो हम लोग यहाँ मनाते हैं क्या, एक चीज़, मकर संक्रांति।
क्या मनाते हैं? मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है, 14 को, 15 को, है ना, 15 जनवरी के आसपास। तो देखिए मकर संक्रांति का मतलब जो मकर रेखा है, सूर्य कहाँ पड़ता है, सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत, अब ऐसे अगर ये सूर्य है तो इसकी किरणें बिल्कुल लंबवत कहाँ पड़ती हैं? मकर रेखा पर पड़ती हैं। सूर्य की किरणें लंबवत किस पर पड़ने लगती हैं? मकर रेखा पर। जब सूर्य मकर रेखा को छोड़ करके इसको छोड़ करके सूर्य जब ऊपर की ओर बढ़ता है तब हम क्या करते हैं? मकर संक्रांति मनाते हैं। इसको बोलते हैं सूर्य का उत्तरायण होना, सूर्य का उत्तरायण होना। बोलते हैं ना कि सूर्य उत्तरायण हो रहा है। उत्तरायण का मतलब अब उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। बात समझ में आई? और जब हम लोग के यहाँ गर्मी पड़ती है, ठीक है, यहाँ पे तो सूर्य कहाँ रहता है? कर्क रेखा पे। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। तो यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ से सूर्य फिर दक्षिण की तरफ जाना शुरू होता है, तो इसको बोलते हैं सूर्य का दक्षिणायन होना, सूर्य का दक्षिणायन होना। दक्षिण कौन जाता है? जो मरता है। तो जब सूर्य उत्तर की ओर आने लगता है तब शादी विवाह शुभ मुहूर्त सब निकाले जाने लगते हैं, तब शादियां वगैरह क्या हो जाती हैं? शुरू हो जाती हैं। लगन मुहूर्त पड़ने लगता है, पता है कि नहीं? मकर संक्रांति के बाद। बात समझ में आ रही है? तो उस सबका कारण क्या है? ये है, ठीक। देखो ज्योतिष भी तुम लोग को पढ़ा रहे हैं इसी में, ठीक ना। तो लगन वगन सब स्टार्ट, मतलब ये शुभ माना जाता है जब सूर्य उत्तरायण होता है। तो अब दक्षिणायन होने लगता है, ठीक है, तो उसके बाद सब बंद, ब्याह शादी बंद हो जाता है, लगन वगन नहीं रहता। बात समझ में आ रही कि नहीं? जो ये कंडीशन होती है ये एग्जैक्टली 22 दिसंबर की होती है। कब की होती है? 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर के यहाँ हम लोग के यहाँ क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? सबसे बड़ा दिन होगा, ठीक। और ये कंडीशन क्या होती है? बोलिए। 21 जून की, अभी जून चल रहा है ना, जून बीता है, अभी जुलाई चल रहा है। तो 21 जून की, 21 जून को क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। देख रहे हो सूर्य के उत्तरी गोलार्ध क्या है? हम लोग, भारत कहाँ है? भारत कहाँ है? ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री। ये अगर हम इसको काट दें क्या, ग्रीनविच मीन टाइम से, ये दक्षिणी गोलार्ध साउथ, ठीक, और ये नॉर्थ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। भारत की कंडीशन 0 से भारत कहाँ से शुरू होता है? 6 डिग्री से, या और यहाँ पे ऊपर 8 डिग्री से। तो भारत यहीं से ना शुरू होता है। बताओ भाई, भारत क्या होता है? यहीं से शुरू होता है। भारत की कंडीशन गोलार्ध में कहाँ है? उत्तर पूर्वी, उत्तर और ये पूरब, इसमें आ गया ना, इस कोने में आ गया ना। पहले तो उत्तर, ये क्या है? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध, अब विषुवत रेखा से नीचे दक्षिणी गोलार्ध, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर। तो भारत की कंडीशन क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। भारत कहाँ है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो उत्तर, पहले तो उत्तरी गोलार्ध में, फिर पूरब की साइड है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक ना। तो इसीलिए अब देखिए, अब भारत में गर्मी पड़ेगी ना यहाँ पे, जब भारत उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे है तो लगातार घूमने से। हाँ, तो ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? परिभ्रमण के कारण। और दिन रात किसके कारण हो रहा है? परिक्रमण के कारण। अब भाई ये सूर्य के सामने पृथ्वी 24 घंटे में एक बार इसे घूम रही है, तो सूर्य का प्रकाश इधर पड़ा तो इधर दिन हो गया, और इस साइड क्या हो गया? रात हो गया। यह भाग फिर घूम के अगले दिन गया, तो अगले दिन फिर सूर्य के सामने पड़ा तो दिन हो गया, फिर उसके तुरंत बाद फिर ऐसे लगातार घूम रही, तो क्या हो गया? रात हो गया। तो दिन रात क्यों होता है? परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूमने के कारण। और ऋतु परिवर्तन क्यों होता है? सूर्य के चारों तरफ घूमने के कारण, परिभ्रमण के कारण।
क्लियर हो गया ये चीज़, ठीक। दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, फिर क्या आएगा, मार्च आएगा, ठीक है। तो 21 मार्च को लगभग क्या होता है, 21-22 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, दिन रात बराबर क्यों होते हैं भाई, क्योंकि दोनों गोलार्ध सूर्य के ठीक सामने है। तो दोनों गोलार्धों में क्या होता है, सूर्य की किरणें बराबर पड़ रही हैं, न किसी में ज़्यादा और न किसी में कम। इसीलिए 21 मार्च को क्या होता है, दिन रात बराबर होता है। 12 घंटे का दिन होगा तो 12 घंटे रात होगा। 21 मार्च को, 22 मार्च को, ठीक है, वो घटता बढ़ता रहता है। उसी तरीके से फिर जून के बाद जुलाई, अगस्त, और फिर आएंगे कब, सितंबर में। तो लगभग 22-23 सितंबर को दिन रात यहाँ भी क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ भी दोनों गोलार्ध ठीक सूर्य के सामने होते हैं और सूर्य की किरण दोनों गोलार्धों में बराबर पड़ती हैं। तो 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात। तो कुल मिला जुला के पृथ्वी की कितनी कंडीशन हुई, 4 कंडीशन हुई। आ रही बात समझ में, ठीक ना। तो ये बात है, क्लियर। और अच्छा, फिर आप सोचेंगे कि जब सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को हो रही है, इसका मतलब कि ये जो उत्तरी गोलार्ध होगा वो सूर्य के सबसे दूर मतलब होगा, मतलब उससे हट के होगा। तो यहाँ पर जो है कि पृथ्वी अभी उसके बाद जो है कि देखो 22, 8, 30, 30, 8, 3, 11 दिन बाद अभी पृथ्वी सूर्य के और करीब क्यों आ रही है, 3 जनवरी को। तो इसका कारण है उसका अक्ष पर झुके होने से, ठीक है। तो सबसे बड़ी रात पहले ही हो जाती है, लेकिन पृथ्वी अभी उसके बाद भी और उसके करीब आती है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक। अब मान्यताओं के अनुसार हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं 3 जनवरी को। वो अब इसके बाद फिर पृथ्वी सूर्य से दूर जाने लगती है, तो सूर्य क्या होता है, दक्षिणायन होने लगता है, अरे वो उत्तरायण होने लगता है। सूर्य क्या होता है, उत्तरायण होने लगता है, ठीक। बात समझ आ रही कि नहीं। पृथ्वी पहले ऐसे थी और घूमते 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 क्या हो गई है, ऐसे हो गई। फिर यहाँ पे घूमते 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 क्या होगा, ऐसे हो गई, ऐसे ही जाके ऐसे हो गई, ठीक। तो उत्तरी गोलार्ध सूर्य की क्या हो गया, सामने आ गया। बात समझ आ रही कि नहीं। जब अभी ये 3D नहीं ना है, 3D में होता तो दिखाते हैं वैसे, अब कैसे दिखा पाएंगे कि कैसे घूम के कैसे बदल रही है। तो एक कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वो अपने अक्ष पे और अपने कक्ष पे क्या कर रही होगी, घूम रही होगी। बात समझ आ रही कि नहीं, ठीक ना। ये चीज़ें हैं, ठीक। अब देखिए, तो ये पूरी क्या हो गई, कंडीशन हो गई, ठीक ना। इसको नोट कर लो, उसके बाद ये वाला कंप्लीट कर देते हैं। ये डायग्राम ये भी और वो भी दोनों बना लो। तो इसमें हम लोग देख रहे थे कि सबसे पहला क्या है, बुध ग्रह। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ठीक। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। यहाँ दिन बहुत ही गर्म होते हैं और रातें उतनी ही ज़्यादा बर्फीली होती हैं, ठीक। 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है और इसका घनत्व कितना है, 5.44 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। समझ में आ रही। ये हो गया क्या, बुध ग्रह। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र क्या है, पूरे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। सूर्य पूरे सौरमंडल का क्या है शुक्र ग्रह पूरे सौरमंडल का क्या है, सबसे चमकीला ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह है। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है क्या कि सबसे पास में बुध है तो बुध ना गर्म होगा। दिन का तापमान बुध का सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन दिन के तापमान से मतलब नहीं है। ओवरऑल गर्म किसको कौन होता है, तो ओवरऑल गर्म कौन होता है, शुक्र होता है, वेनस ये होता है, ठीक। शुक्र को पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगिनी कहा जाता है, ठीक। इसको भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। इसका घनत्व 5.24 ग्राम प्रति
घन सेंटीमीटर होता है और ये 225 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। सूर्य का एक चक्कर इसे पूरा करता है 225 दिन में। ठोसों का घनत्व तो ज़्यादा होता है ना भाई, जल का और कम होता है और गैस का और कम होता है। समझ गई ये चीज़? आ जाएगा धीरे धीरे सारी चीज़ें, तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, सब आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो देख लेते हैं, ठीक ना। अब पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। इसका घनत्व तो 5.5 है। इसका घनत्व तो क्या है? 5.5 है। इसकी कंडीशन अभी बताएंगे, ठीक ना। और समझ आ रही? शुक्र का भी एक भी उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक उपग्रह, मंगल के कितने उपग्रह? 2 उपग्रह, फोबोस और डिमोस। पृथ्वी का एक उपग्रह क्या? मून, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का सैटेलाइट है, उपग्रह है। मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2। ठीक, हाँ। मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। क्या? लाल ग्रह, क्योंकि इसकी जो चट्टान है वो रेड ऑक्साइड से मिलकर के बनी हुई है। तो इसकी रेड ऑक्साइड है ना, जैसे जंग लगे कि मूर्छा लगा है, तो उसकी सतह जो चट्टान है वो लाल दिखाई देती है। अब पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। जल की अधिकता के कारण महासागर सबसे ज़्यादा है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देती है, इसलिए पृथ्वी को क्या बोला जाता है? नीला ग्रह बोला जाता है। ठीक, मंगल को क्या बोला जाता है? लाल ग्रह बोला जाता है। पृथ्वी नीला दिखाई देगी, मंगल लाल दिखाई देगा। ठीक, अरे भाई उस दिन उसमें दिखा रहे थे पृथ्वी कैसी दिखाई दे रही थी? नीला ही दिखाई दे रही थी। ये सभी ग्रह क्या कहलाते हैं? आंतरिक ग्रह, क्योंकि इनकी सूर्य से जो दूरी है वो क्या है? बहुत कम है, ये पास पास में ही है। इसके बाद क्षुद्र ग्रहों की पेटी पड़ती है। ठीक, और इनको पार्थिव ग्रह भी बोला जाता है। पार्थिव ग्रह याद रख लेना, क्या बोला जाता है? पार्थिव ग्रह। पार्थिव क्यों? क्योंकि ये लगभग पृथ्वी के ही तरीके से दिखते हैं, पृथ्वी के समान हैं, पृथ्वी की तरीके से दिखते हैं, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह बोला जाता है। क्योंकि सबका जो धरातल है वो क्या है? चट्टानी है। ठीक ना। उसके बाद जो ये चारों हैं, ये चारों क्या बोले जाते हैं? बाह्य ग्रह। और ये सभी के सभी क्या हैं? गैस हैं। इनको क्या बोला जाता है? जोवियन ग्रह, जोवियन प्लैनेट बोला जाता है इन चारों को, बृहस्पति, शनि और वरुण। और इन चारों को बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह बोलते हैं। तो इस गैसों का मतलब निर्माण गैसों से हुआ है? हाँ, गैसों से हुआ है, धूल से हुआ है, कण से हुआ है। हाँ, हल्के हैं सब। अब वैसे बृहस्पति क्या है? बहुत भारी है, क्योंकि उसका आकार बहुत बड़ा है। बात समझ में आ रही नहीं? आकार भी तो बहुत बड़ा है। ए भाई, हम कह रहे हैं कि अगर पाव भर नमकीन ले लो तो नमकीन ठोस होगा ना। एक बुढ़िया दाना ले लो तो हल्का होगा, लेकिन हल्का है मगर उसका आकार एक बोड़े का है, तो भारी वही ना बनाएगा। तो आकार में बड़ा है तो ऑब्वियसली भारी हो सकता है। ठोस है लेकिन क्या है? आकार में छोटा है। फिर भी मतलब वो बड़ा है, तो फिर भी उसका आकार मतलब वो जो बता रहे हो नहीं समझ रही है। इसका आकार बहुत बड़ा है ना, इसको दानव ग्रह भी बोलते हैं। दानव ग्रह बहुत बड़ा है ये। ठीक है, इसका घनत्व कितना है? 1.33। 11 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। हाँ, 11 वर्ष में। एक खाली घूमने में कितना साल लग जाता है इसको? 11 साल। बहुत दूर है ना सूर्य से। ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं? शनि को भी बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा, लगभग 29 साल के आसपास।
ये और दूर है, ठीक। तो इसका घनत्व कितना है 0.7, जो एग्जाम में आता है वही समझना है, ठीक है। तो 0.7 है। अच्छा, इन सब के ही छल्ले हैं, 5 छल्ले बृहस्पति के हैं, 5 छल्ले अरुण के हैं, 5 छल्ले वरुण के हैं, इसके 7 छल्ले हैं। छल्ले का मतलब ये ग्रह हैं, इसके बाहर बाहर क्या हो गए, छल्ले हो गए, देखा होगा ऐसे। और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है छल्ला। छल्ला क्यों बना रह गया, इनके छल्ले इसलिए बने रह गए कि जो धूल कण और गैसें थीं ये आपस में बटुरने के दौरान पूरी तरीके से इकट्ठा नहीं हो पाई, तो छल्लों के रूप में क्या करने लगे, उसका चक्कर लगाने लगे, ठीक ना। ये चीज़, बृहस्पति के लगभग 79 उपग्रह हैं और शनि के लगभग 82 उपग्रह हैं, ठीक। अरुण के लगभग 27 से भी ज़्यादा उपग्रह हैं, ठीक ना। शनि का एक उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन। टाइटन क्या है, शनि का एक उपग्रह है। यह माना जा रहा है वर्तमान में कि टाइटन पर, जो टाइटन उपग्रह है शनि ग्रह का, उस पर रहने लायक सतह है, तो वहाँ एक दुनिया बन सकती है। यह माना जा रहा है कि वहाँ पर वायुमंडल का निर्माण अब धीरे धीरे हो रहा है, ठीक ना। मंगल ग्रह पे क्या है, मंगल ग्रह पर हजारों सालों पहले, लगभग 3000 करोड़ वर्ष पहले जल का बहुत बड़ा विशाल भंडार मौजूद था। तभी विद्वान ये भी मानते हैं कि हो सकता है कि मंगल ग्रह पर पहले जीवन रहा हो। रेडियो एक्टिव तत्व भी वहाँ मिले हैं। और बाकी सभी ग्रहों पर क्या है, ज्वालामुखी उद्गार के प्रमाण मिलते हैं। इन सभी पार्थिव ग्रहों पे ज्वालामुखी उद्गार के प्रमाण मिले हैं, ठीक। आई बात समझ में। तो ये चीज़ हो गया। फोरवेस्टा एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसको आँखों से देखा जा सकता है इस पेटी में। नग्न आँखों से हम 5 ग्रहों को देख सकते हैं। किसको देख सकते हैं, 5 ग्रहों को देख सकते हैं नग्न आँखों से, ठीक। बुध शुक्र मंगल बृहस्पति और शनि को देख सकते हैं नंगी आँखों से, ठीक है। हमेशा नहीं देख सकते हैं, कुछ ऐसी कंडीशन आती है जब मौसम उस हिसाब से होता है और इनका जो कोण है दिखने का वो उस हिसाब से आता है घूम करके, तो हमें वो दिखने, जैसे सूर्य तो ये शुक्र तो दिखता है शाम के टाइम में। इधर देखो कि सूर्यास्त होने के 1 घंटा बाद, ठीक ना, तो सूर्यास्त होने के 1 घंटा बाद क्या होगा, पश्चिम साइड में जो सबसे बड़ा और सबसे चमकीला पिंड दिखाई देगा वही क्या है, शुक्र है। अब भोर में पूरब साइड जो सबसे चमकीला और सबसे बड़ा दिखाई देगा, तारा की टाइप का लगेगा, तारा है, वो क्या होगा, शुक्र होगा, वही शुक्र होता है, ठीक। और जो लाल दिखाई देगा, लाल, वो क्या है, मंगल है। ग्रहों और तारों में एक अंतर है, ग्रह भी चमकते हैं, तारे भी चमकते हैं, लेकिन तारे टिमटिमाते हैं। क्यों तारे टिमटिमाते हैं? क्योंकि इनसे एनर्जी निकलती है और वायुमंडल में आने पर इनके प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिससे ये ऑन ऑफ होते हुए दिखाई देते हैं, टिम टिम करते हुए दिखाई देंगे। जबकि जो ग्रह होते हैं उस पर लगातार सूर्य का प्रकाश पड़ता है और वो लगातार चमकते हैं, ग्रह नहीं टिमटिमाते, तारे टिमटिमाते हैं, ठीक ना। तो ये रहा हमारा क्या, सौरमंडल, ठीक। अब इसमें बहुत से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कुछ भी इसमें से क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक। हाँ, बात समझ में आ रही है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो जेन्युइन हैं, जो रिलेवेंट हैं, उन चीज़ों को हम लोगों ने क्या किया है, इसमें पढ़ लिया है, ठीक। नॉर्मल एक ओवरव्यू का एक मतलब कॉन्सेप्ट होना चाहिए बस, ठीक। एक चीज़ और, सभी ग्रह क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, लेकिन शुक्र को और अरुण को छोड़ करके, शुक्र और अरुण ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जो उल्टा घूमते हैं, ये पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। पृथ्वी पर दिन रात होता है,
किधर से किधर की ओर घूम रही है? पश्चिम से घूम करके पूरब में आ रही है। तो सभी ग्रह क्या हुए हैं? पश्चिम से पूर्व घूम रहे हैं। पृथ्वी क्या है? पश्चिम से पूर्व घूम रही है। ठीक। शुक्र और अरुण ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। अपवाद है, उल्टा घूमते हैं ये। अब उनकी बनावट ऐसी है, ठीक, निर्माण ही इस तरीके से हो गया, स्टार्टिंग से ही वो घूमने लगे। अब उसका कारण क्या बताया जाए? ठीक ना, निर्माण के टाइम ही, ठीक है। अब ये इस प्रकार का क्वेश्चन थोड़ी ना हुआ कि बताइए तब जो है बुध क्यों पास में चला गया, पृथ्वी क्यों इतना दूर है। वो तो निर्माणकारी बलों द्वारा जिस प्रकार से निर्माण किया गया है उस प्रकार से वो हो गए। बात समझ आ रही है ना। एक क्वेश्चन इसमें और पूछेगा, इनका आकार के अनुसार इनको व्यवस्थित करने के लिए पूछेगा। ठीक, तो आकार के अनुसार व्यवस्थित करना होगा तो सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति, फिर शनि और वरुण, ये चारों पहले होंगे। ये चारों, इन चारों से क्या हैं? बड़े हैं। बृहस्पति, शनि और वरुण, ये चारों क्या होंगे? पहले होंगे। ठीक ना। उसके बाद किसका नंबर आएगा? पृथ्वी का, फिर शुक्र का, फिर मंगल का, फिर बुध का। देखो, बृहस्पति, शनि, ठीक ना, अरुण, वरुण, चार ये हो गए। सेम वैसे ही उतार देना है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद क्या आएगा? पृथ्वी आएगी, फिर शुक्र आएगा, फिर मंगल आएगा, फिर बुध सबसे छोटा है। तो ये क्रम हो गया इनके बड़े से छोटे का। बात समझ आ रही है? तो ये क्या करना है? याद रख लेना है। कोई दिक्कत? ठीक ना। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, सौरमंडल। कल कुछ और आज कुछ में ख़त्म हो गया। एक चीज़ और है, क्या हम बताए थे? उल्का। उल्का समझ लीजिए क्या होता है? मेटियर। उल्का पिंड क्या होता है? जब कोई पिंड जब कोई पिंड जलते हुए पृथ्वी की कक्षा में आ जाता है, जब कोई पिंड जलते हुए ये पृथ्वी का ये वायुमंडल में आ जाता है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन। तो जब कोई पिंड, आसमानी पिंड, अंतरिक्ष वाला, क्या करता है कि जब चलते हुए पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो ये जल जाता है, जलने लगता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? उल्का। और जब इसका कुछ भाग अगर बचा रह गया और पृथ्वी के धरातल पर कहीं गिर जाता है तो वह होता है उल्का पिंड। ठीक। एक होता है धूमकेतु। धूमकेतु क्या होते हैं? धूमकेतु ऐसे पिंड होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं और कभी कभी दूसरे ग्रहों की कक्षाओं में भी आ जाते हैं और टकराने की संभावना बनी रहती है, लेकिन टकराते नहीं हैं। और उनकी कक्षाएं क्या होती हैं? अनियमित हैं। सिर्फ ग्रह ही सूर्य का चक्कर थोड़ी लगा रहे हैं, बहुत से पिंड लगा रहे हैं। तो धूमकेतु की कक्षाएं क्या होती हैं? विशाल विशाल पिंड होते हैं, ग्रहों से छोटे होते हैं मगर भारी विशाल होते हैं। तो दूसरे ग्रहों की कक्षाओं में आ जाते हैं, कभी कभी टकराने की संभावना बनी रहती है। तो इनको क्या कहते हैं? धूमकेतु। एक धूमकेतु है हेली। एक धूमकेतु है कौन सा? हेली हर 76 साल में पृथ्वी के पास आता है, घूमते घूमते सूर्य का चक्कर लगाते लगाते हर 76वें साल में पृथ्वी के पास आता है। हेली धूमकेतु उसका नाम है। समझ में आ गई कि नहीं? ठीक, ये चीज़ हो गया। जब अंतरिक्ष में, आसमान में कोई पिंड दूसरे पिंड से टकरा जाता है या उसके घर्षण में आकर के क्या होने लगता है? जलने लगता है, तो हमें वो कुछ देर के लिए जलता हुआ दिखाई देता है। इसे हम क्या बोलते हैं? पूछल तारा बोलते हैं। जब कोई पिंड अंतरिक्ष में दूसरे पिंड के पास में आता है या उससे हो सकता है कि टकरा सकता है और उसके पास से जब गुजरता है तो जलने लगता है। भाई विस्फोट होगा ना, घर्षण होगा ना, तो उससे तो वो हमें दिखता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जनरली पूछल तारे के नाम से जानते हैं। एक और धूमकेतु है स्विफ्ट टटल। स्विफ्ट टटल का नाम याद रखना, क्या है? स्विफ्ट टटल। स्विफ्ट टटल धूमकेतु क्या है? स्विफ्ट टटल धूमकेतु बार बार पृथ्वी के पास से गुजरता है। कॉमेट है, ऐसा धूमकेतु है जो बार बार पृथ्वी के पास से गुजरता है और बहुत ही विशाल है।
ठीक है। तो ये रही इतनी सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें, ठीक ना। इसको अच्छे से क्या कर लेना है, समझ लेना है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। जब बार बार इसको रिवीजन करेंगे, ठीक है, वीडियो है, वीडियो को बार बार क्या करेंगे, देख लेंगे, पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, रिवाइज हो जाया करेगी, ठीक ना। चलिए।